हेलो बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे पढ़ रहे होंगे। चलिए, पढ़ते रहिए आप लोग मन लगाकर, क्योंकि यही दो दो चार चार 10 10 क्वेश्चन जो आप अभी से तैयार कर लेंगे तो जब कंपटीशन होगा तो उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग कहाँ थे? व्यावसायिक संगठन पे थे। व्यावसायिक संगठन मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एकाकी व्यापार। क्या पढ़ेंगे? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार के मल्टीपल क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। कल 30 क्वेश्चन का वीडियो दिया गया था, आज उसके आगे का है। तो सबसे पहले एकाकी व्यापार जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं उसके बारे में जानिए। एकाकी व्यापार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जैसे हम आप कोई भी, स्वयं पूंजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्वयं पूंजी लगाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं। उस कारोबार के स्वयं मालिक होते हैं। उससे होने वाले जितने भी लाभ या हानि होते हैं वो स्वयं वहन करते हैं। तो ऐसे व्यापार को क्या कहा जाता है? एकाकी व्यापार कहा जाता है। एकाकी व्यापार में कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति शुरू कर सकता है, चाहे वो छोटे स्तर का शुरू करे चाहे बड़े स्तर का शुरू करे। इसके लिए कोई वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। तो इस पर क्या क्या क्वेश्चन एकाकी व्यापार में बन सकते हैं, ये क्वेश्चन केवल मल्टीपल क्वेश्चन हम जानेंगे। सबसे पहले एकाकी व्यापार का स्वरूप क्या होता है? एकाकी व्यापार का स्वरूप क्या है, कैसे होता है? यह एकाकी व्यापार सबसे प्राचीन व्यापार है। एकाकी व्यापार क्या है? व्यावसायिक, थोड़ा सा यहाँ व्यावसायिक गलत लिख दिया गया है। व्यावसायिक संगठन, व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। मतलब जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्यवसाय का या किसी व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप क्या है, तो क्या है हमारा? एकाकी व्यापार। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब व्यवसाय शुरू हुआ था उस समय न कंपनी थी, न साझेदारी थी, न कोई फर्म, ट्रस्ट, कुछ नहीं था। लोग क्या करते थे? वस्तुओं का लेन देन, जिसको जो समझ में आता था वही अपना खरीदना बेचना शुरू कर दिया। स्वयं अपना मालिक होता था, स्वयं समझता था। तो सबसे प्राचीनतम स्वरूप क्या है? एकाकी व्यापार। अगला है एकाकी व्यापार का, एकाकी व्यापार का दायित्व है। एकाकी व्यापार का दायित्व क्या होता है? असीमित होता है। साझेदारी में भी असीमित होता है, लेकिन कंपनी में सीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। असीमित क्यों है? इसलिए है कि वह एकाकी व्यापार में व्यापारी स्वयं मालिक होता है, कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कार्य कर सकता है। अगला, तीसरा, एकाकी व्यापार का, एकाकी व्यापार का, व्यापार का मुख्य गुण क्या है? बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट गुण उसके क्या है? इसलिए इसका मुख्य गुण है शीघ्र निर्णय लेना। शीघ्र निर्णय लेना का मतलब है कोई भी अकेला आदमी जब व्यापार करेगा तो वह डिसीजन लेने के लिए किसी और से परामर्श उसे नहीं करना पड़ेगा। वहीं साझेदारी और कंपनी रहेगा तो उसे सबकी सहमति से चलना पड़ेगा। लेकिन एकाकी व्यापार नहीं, क्योंकि वही मालिक है, उसे क्या करना है क्या नहीं करना है वो शीघ्र निर्णय खुद लेगा। तो क्या गुण है इसके? शीघ्र निर्णय।
अगला है एकाकी व्यापार मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य इसकी विशेषता क्या होती है? कौन सी ऐसी विशेषता पाई जाती है जिसे एकाकी व्यापार को सबसे बेहतर माना जाता है? एकाकी व्यापार में व्यवसाय का प्रारंभ व अंत ऐच्छिक होता है, अर्थात उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कैसे? जब हम कोई कारोबार अकेले शुरू किए तो हमें कब तक चलाना है ये हम ही को सोचना है, कब चलाएंगे ये भी सोचना है, और कब बंद करना है ये भी सोचना है। हमारी मर्जी, जब चलाए न चलाए। तो इसका मुख्य विशेषता क्या है? प्रारंभ और अंत ऐच्छिक होता है, मतलब जो शुरू करता है व्यापार उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। अगला पांच नंबर, एकाकी व्यापार के लाभ व हानि पर एक अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? जो व्यवसाय शुरू करता है उसका होता है। अर्थात व्यापारी का क्या होता है? इसमें व्यापारी का एकाधिकार होता है, मतलब अकेला स्वामित्व होता है, उस पर किसी अन्य का स्वामित्व नहीं होता। लाभ होगा तो भी ठीक, हानि होगा तो भी ठीक, इसको कौन समझेगा? जो व्यवसाय शुरू करेगा वो। प्रश्न ये भी है कि एकाकी जो व्यापार है ये कैसे संगठन और कैसे व्यवसायों के लिए बेहतर है? एकाकी व्यापार किसके लिए ठीक है? जब व्यापार का आकार छोटा हो, जब व्यापार का आकार छोटा हो उसके लिए एकाकी व्यापार ठीक है। छोटा व्यवसाय का आकार छोटा हो तो वहां पे बेहतर माना जाता है। जैसे मान लीजिए करोड़ों अरबों में कब व्यवसाय हो जाएगा तो एक व्यक्ति डील नहीं कर पाएगा, उसे पक्का है कि किसी अन्य को रखना पड़ेगा, भले वो घर का ही सदस्य क्यों ना रखे, बाहरी क्यों नहीं रखे, किसी को भी रखे, वो उसके अकेले कंट्रोल के मान का नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो उसको अपने स्टाफ बढ़ाने रहेंगे, काफ़ी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। इसलिए एकाकी व्यापार छोटे व्यवसायों के लिए मुख्यतः बेहतर रहता है। अगला, एकाकी व्यापार का पंजीयन अर्थात रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है कि नहीं? नहीं, अनिवार्य नहीं, लेकिन इसे आवश्यक माना जा सकता है। आवश्यक इसलिए माना जाएगा कि जब कारोबार बड़ा हो जाएगा या छोटा ही रहे, यदि हम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट की सुविधाएं हैं, फैसिलिटी हैं, उसके रूल्स हैं, ये सब लागू हों। लेकिन वहीं पे एकाकी व्यापार का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं तो ये सुविधाओं से वो वंचित रहेगा। लेकिन कानूनी तौर पर एकाकी व्यापार का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं। ठीक है। अगला, एकाकी व्यापार का व्यापार पर स्वामित्व किसका होता है? स्वामित्व किसका होता है? अब प्रश्न है कि एकाकी व्यापार पर अधिकार किसका होता है? भाई जो व्यापारी होगा उसी का अधिकार होगा। जैसे ऑप्शन में इसमें दे सकता है एकाकी व्यापार पर स्वामित्व होता है। जैसे ये जितने भी क्वेश्चन है मल्टीपल क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए रहेंगे, एक ऑप्शन सही होगा।
तो मैं चारों ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, केवल वही ऑप्शन दे रहा हूँ जो सही है। तो जैसे एकाकी व्यापार पर स्वामित्व किसका होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं, जैसे सरकार का, अंशधारियों का, व्यवसाय के स्वामी का, या किसी साझेदार का, ऐसे दे सकता है। तो इसमें किसका होगा अधिकार, स्वामित्व का, अर्थात व्यवसायी का, व्यवसायी का स्वामित्व होता है। अगला 9 नंबर, एकाकी व्यापार विश्व में सर्वोत्तम है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? एकाकी व्यापार यह माना गया है कि विश्व में सर्वोत्तम है, माने सर्वश्रेष्ठ है। और प्रश्न ये भी है कि इसे सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है कि उसे कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब वह शुरू कर सकता है, जब चाहे तब समाप्त कर सकता है, जितनी चाहे उतनी पूंजी से शुरू कर सकता है, उस पर लाभ और हानि होगा तो वह खुद जिम्मेदार होता है, उस पर कोई भी निर्णय ले सकता है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ से माना गया। अब प्रश्न है कि स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कहा था विलियम आर बैसेट ने कहा था कि एकाकी व्यापार विश्व में सर्वोत्तम है। अगला लास्ट 10 क्वेश्चन, एकाकी व्यापार को जंगली युग का प्रतीक माना गया, यह सही है या गलत है? ये भी एक स्टेटमेंट है, तो यह एक तरह से सही भी है। जंगली युग का प्रतीक क्यों माना गया? क्योंकि ये एकाकी व्यापार प्राचीन कालों से चली आ रही है, ये उस समय से चली आ रही है जिस समय कोई कारोबार व्यापार नहीं था, क्योंकि व्यापार का आरंभ ही यहीं से हुआ। उस समय न कोई कल कारखाना था, न कोई बड़ा बिजनेसमैन था, यहाँ तक कि पैसा भी नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली से व्यापार शुरू हुआ। तो उस समय से ये व्यापार शुरू हुआ, मतलब जब हमारे आखेट की अवस्था थी, मतलब जानवरों की तरह लोग जंगल में रहते थे, और जंगल के बाद थोड़ा सा उनमें सुधार हुआ तो कृषि वगैरह का कार्य करना शुरू किया, वहीं से व्यापार शुरू हुआ। उस समय कृषि का कार्य जब करते थे तो कोई व्यक्ति कुछ उगाता था, कोई कुछ उगाता था, और सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था, वहीं से व्यापार का उदय हुआ। इसीलिए इसको एकाकी व्यापार को जंगली युग का प्रतीक माना गया। तो ये आपका टॉपिक एकाकी व्यापार समाप्त। अब अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, इसको मिटा दें। हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं ये प्रतिदिन आप पढ़िएगा, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, चाहे इंटरमीडिएट हो, ग्रेजुएशन हो, चाहे एमकॉम हो, उसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे तो वहाँ पे ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पर लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि इसका एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे बारीकी चीज़ पूछी जाती है, जो बारीकियों को पकड़ा जाता है, तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो हम अब शुरू करते हैं साझेदारी व्यापार। ये हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आज साझेदारी व्यापार शुरू करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस
मैं अब थोड़ा सा पहले चर्चा चल जाए फिर आगे चलेंगे। साझेदारी व्यापार क्या होता है? अभी आप एकाकी व्यापार में समझे। एकाकी व्यापार में अकेले व्यक्ति व्यापार करता था, लेकिन साझेदारी में है अकेले व्यापार नहीं करेगा। उसमें कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर, अधिक 4 5 7 10 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति मिलकर कारोबार को हम शुरू करें और सभी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति उसमें पूंजी लगाएंगे और उससे जो भी लाभ या हानि होगा उस लाभ हानि को आपस में बांट लेंगे। तो ऐसे व्यापार को क्या कहा जाता है? साझेदारी व्यापार कहा जाता है। इसमें ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सब साझेदार एक साथ मिलकर काम करें। सब भी मिलकर काम कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन सबकी सहमति से नहीं कर सकते। तो ऐसे कारोबार को साझेदारी व्यापार कहा जाता है। ये समझिए कि एकाकी व्यापार का एक थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ व्यापार है। जैसे प्राचीन समय में कारोबार शुरू हुआ था, मतलब एकाकी व्यापार शुरू हुआ था, जब लोग और थोड़ा सा विकसित अवस्था में आए तो वहाँ सोचे कि थोड़ा सा कारोबार को और बड़ा किया जाए। तो वहाँ अकेले मान का नहीं था, तो वो क्या किए, 2 3 4 लोगों के ग्रुप में, समूहों में कारोबार को आगे बढ़ाए। इसलिए आज व्यापार देख रहे हैं कहाँ तक है, कंपनी तक आ गई। तो यहाँ पे साझेदारी व्यापार का आज मल्टीपल क्वेश्चन चलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। इस पुस्तक की रचना किसने की थी? एक विद्वान थे किम्बाल, इन्होंने लिखा था। एग्जाम में पूछता है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है, यह किसने पुस्तक लिखी? तो किम्बाल ने लिखी। अगला प्रश्न ये भी है दूसरा कि एक साझेदारी व्यापार में, साझेदारी व्यापार में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी व्यापार में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 2 सदस्य होते हैं। और मैक्सिमम माने अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 20 सदस्य होते हैं। साझेदारी व्यापार में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 सदस्य होते हैं। लेकिन यह नियम सामान्य साझेदारी की दशा में है, कंपनी में नहीं। वहीं पे कंपनी यदि है, बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो वहां पे न्यूनतम तो 2 होगा, लेकिन अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। मतलब जब कोई एक व्यक्ति साझेदारी कारोबार को शुरू करना चाहता है तो 2 व्यक्तियों से शुरू कर सकता है, लेकिन वो 20 व्यक्ति से अधिक नहीं रह सकता। वहीं पे यदि एक बैंकिंग कारोबार है तो कम से कम 2 और अधिक से अधिक 10 सदस्य रह सकता है। प्रश्न ये भी है कि यह साझेदारों की संख्या का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया? लेकिन अधिनियम जानने से पहले आइए हम यह जानेंगे कि साझेदारी जो व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय में, व्यवसाय पर लिखिए कौन अधिनियम लागू होता है? कौन अधिनियम लागू होता है? अभी एकाकी व्यापार पढ़े थे, तो एकाकी व्यापार में कोई अधिनियम लागू नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, एकाकी व्यापार में कोई कानून अधिनियम लागू नहीं होता है। लेकिन साझेदारी व्यवसाय को एक कानून के अंतर्गत किया गया। वो क्या है? अधिनियम 1932। अब अगले पे, अभी मैं आपको बताया कि साझेदारों की संख्या न्यूनतम इतना, अधिकतम इतना होनी चाहिए। अब इस साझेदारों की संख्या का उल्लेख किस अधिनियम में कहाँ कहा गया है कि साझेदारों की संख्या इतनी होनी चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साझेदारी व्यवसाय में, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की संख्या
कारों की संख्या का उल्लेख कहाँ किया गया है? साझेदारी अधिनियम में नहीं किया गया है। कहाँ किया गया है? कंपनी अधिनियम में किया गया। कंपनी अधिनियम में किया गया। कंपनी एक्ट 1956 और संशोधित कंपनी अधिनियम 2013। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर। साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है। सदस्यों का दायित्व होता है। क्या होता है? अभी पिछले टॉपिक में बताए थे, असीमित होता है। क्या होता है? असीमित होता है। मतलब एकाकी व्यापार और साझेदारी व्यापार, दोनों ही व्यापार में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। मतलब वो कुछ भी सोचने विचारने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, अगला। साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी एक होती है, साझेदारी के प्रकार। इसमें दो तरीके की साझेदारी होती है। एक होता है सामान्य साझेदारी और एक होता है सीमित साझेदारी। सामान्य साझेदारी में तो अभी पढ़े, लेकिन सीमित साझेदारी में क्या होता है? सीमित साझेदारी में इसका पंजीयन जो होता है अनिवार्य होता है और सामान्य साझेदारी में पंजीयन जो होता है अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, अगला 7 नंबर। साझेदारी में जो सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? साझेदार कहा जाता है। उन्हें साझेदार कहा जाता है। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कारोबार शुरू किए थे, उन दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों को क्या कहा जाएगा? साझेदार अर्थात पार्टनर कहा जाता है। वहीं पे साझेदारी व्यापार में जो साझेदार होता है वह अपनी फर्म का क्या होता है? प्रधान व एजेंट दोनों होता है। मतलब मालिक और नौकर दोनों होता है। कैसे होता है? कारोबार शुरू किया है, पूंजी वह लगाया है, सब कुछ व्यवस्था उसकी है, मालिक है। लेकिन यदि आवश्यकता पड़ रही है तो वह खुद कोई सामान उठाकर रख सकता है, व्यवसाय की साफ सफाई कर सकता है, खुद माल को पहुंचा सकता है। इसलिए वह मालिक और एजेंट दोनों होता है। ठीक है, अगला। उस साझेदारी को क्या कहा जाता है जो साझेदारी अधिनियम के अंदर साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित साझेदारी को क्या कहा जाता है? वैध साझेदारी कहा जाता है। वैध साझेदारी कहा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आइए 10 नंबर। साझेदारी में यदि कोई साझेदार अपने फर्म को ऋण देता है, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी में
यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो और वो ऋण कैसा ऋण है, पूंजी के अतिरिक्त ऋण देता है, तो उस ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है? साझेदारी फर्म में साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर ब्याज उसे कितना दिया जाएगा, वो भी पूंजी के अतिरिक्त 4% की दर से ब्याज दिया जाता है। ठीक है, आगे 11 नंबर, क्या किसी साझेदार को अपनी पूंजी वाहरण पर, पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है? तो नहीं होता। हाँ, कुछ दशाओं में यदि विशेष प्रावधान किए गए हैं तो होता है। ठीक इसी प्रकार यदि कोई साझेदार अपने फर्म में काम करता है एज ए एम्प्लॉई के तौर पर, तो उसे वेतन भी पाने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? तो मालिक है, मालिक को लाभ में हिस्सा प्राप्त होता है, वो वेतन पाने का अधिकारी क्यों होगा? अपना काम वो स्वयं कर रहा है, वो क्यों वेतन पाएगा? इसी तरह यदि कोई एक चीज और आई है, जैसे मान लीजिए कि एक साझेदारी व्यापार, इस साझेदारी व्यापार में साझेदारों का समूह है, साझेदार 2 4 5 7 10 जो भी, तो प्रत्येक व्यक्तियों को तो साझेदार कहा जाता है, लेकिन सामूहिक रूप से उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? साझेदारी फर्म कहा जाता है, साझेदारी फर्म कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह साझेदारी व्यवसाय का आपका कितने क्वेश्चन दिए गए, ये भी टॉपिक खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो हम 12 क्वेश्चन हो गया था पार्टनरशिप में, तो 13वां क्वेश्चन, प्रश्न अब यह है कि क्या एक साझेदारी फर्म में अभ्यस्त साझेदार हो सकता है? अभ्यस्त, तो पहले तो जान जाइए अभ्यस्त किसको कहा जाता है? नाबालिग को। नाबालिग कौन व्यक्ति होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम। ठीक, अगला है, क्या अभ्यस्त फर्म में साझेदार हो सकता है? साझेदार हो सकता है कि नहीं हो सकता? साझेदार हो सकता है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि यह साझेदार केवल फर्म के लाभों के लिए होता है, अन्य कार्यों के लिए नहीं होता। ठीक है, अगला है 15 नंबर, क्या एक साझेदार, एक व्यक्ति दिवालिया हो गया तो उसे साझेदार बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता? तो दिवालिया साझेदार को, चाहे वो दिवालिया साझेदार हो, चाहे पागल हो, चाहे, तो उसे साझेदार नहीं बनाया जाता। प्रश्न ये भी है कि एक फर्म में साझेदार कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, और कौन सकता हो? कोई फर्म हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई व्यक्तियों का समूह हो सकता है, साझेदार उसे बनाया जा सकता है। अगला है 17 नंबर,
निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए स्थापित साझेदारी को क्या कहा जाता है? यह साझेदारी व्यवसाय को क्या कहा जाता है? विशिष्ट साझेदारी। विशिष्ट साझेदारी का मतलब होता है कि ऐसा साझेदारी व्यवसाय जो किसी निश्चित या विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया गया, तो उसे विशिष्ट साझेदारी कहा जाता है। ऐसी साझेदारी उस कार्य को पूरा होते ही समाप्त हो जाती है। अगला, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहा जाता है? बताइए, प्रदर्शन द्वारा साझेदार किसे कहा जाता है? ऐसा साझेदार जो वास्तव में साझेदार नहीं है, नाम ही से इसके स्पष्ट है, लेकिन वह साझेदार होने का दिखावा करता है, तो ऐसे साझेदार को प्रदर्शन द्वारा साझेदार कहा जाता है। अगला, साझेदारी फर्म में फर्म का रजिस्ट्रेशन किसके द्वारा होता है? रजिस्ट्रार के द्वारा होता है। इस रजिस्ट्रार की प्रश्न है, नियुक्ति कौन करती है? तो वहां की राज्य सरकार करती है। कौन करती है? वहां की राज्य सरकार करती है। अगला है, यदि कोई फर्म पंजीयन करा लेती है, पंजीयन करा लेती है, तो उसे क्या लाभ प्राप्त होता है? उसे क्या लाभ होता है? लाभ यही होता है, उसे तृतीय पक्ष की ओर वह बात प्रस्तुत कर सकती है। मतलब कि जब कोई साझेदारी फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ रहता है, तो वह किसी अन्य व्यक्ति पर, संस्था पर मुकदमा किसी विवाद के संबंध में कर सकती है, लेकिन जो फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वह किसी तीसरे पक्ष पर बात प्रस्तुत नहीं कर सकती। अगला, इक्कीस नंबर, एक अपंजीकृत फर्म क्या न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है? तो नहीं कर सकती। अभी मैं बताया कि रजिस्ट्रेशन जिस फर्म का रहता है वही न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकती है, अन्य कोई फर्म वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती। अगला है, बाईस नंबर, ऐच्छिक समापन क्या होता है? इसी को कहा जाता है सूचना द्वारा समापन। ये कैसे होता है कि जब साझेदारी व्यवसाय ऐच्छिक होती है, मतलब साझेदारों की इच्छा पर निर्भर करती है, तो ऐसे व्यवसाय का यदि समापन करना होगा तो कैसे करेगी? वह उसमें से कोई भी साझेदार एक दूसरे को सूचना दे देगी कि अब भाई हम कारोबार नहीं कर सकते हैं, अब कारोबार को बंद कर दिया जाए, कारोबार अब लाभदायक नहीं है, या अब हम जा रहे हैं। तो ऐसी दशा में ऐच्छिक समापन किया जाता है। अगला है 23 नंबर, साझेदारी फर्म में जो हमारा लाभ या हानि होता है, इसका बंटवारा कैसे किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बार आता है। लाभ विभाजन अनुपात में किया जाता है। यदि लाभ विभाजन अनुपात न हो तो
तो यह समझौते के अंतर्गत भी किया जाता है, ठीक ना। एक चीज और, 24 नंबर, साझेदारी व्यवसाय में एक साझेदारी संलेख होता है। संलेख क्या होता है यह जानिए। साझेदारी संलेख ये कैसे होता है? यह लिखित व मौखिक भी होता है। लिखित मौखिक किसी भी तरह होता है। पहले जानिए कि साझेदारी संलेख है क्या। जब किसी साझेदारी व्यवसाय की स्थापना होती है तो उस समय सभी साझेदारों की सहमति से एक विवरण लिखा जाता है, नियम कानून नियमावली लिखी जाती है कि कौन कौन साझेदारों का क्या नाम है, क्या पता है, क्या फर्म है, कौन सा कारोबार करेगी, कितना पूंजी लगाएगी, लाभ हानि कैसे बांटा जाएगा, किसका क्या अधिकार कर्तव्य दायित्व होंगे, इसके हिसाब किताब कैसे रखे जाएंगे, आदि बातों का उसमें उल्लेख किया जाता है ताकि उस व्यवसाय का संचालन उसी तरीके से किया जा सके और भविष्य में मनमुटाव व्यवसाय में साझेदारों के मध्य न हो। तो ऐसी दिशा में उसे साझेदारी संलेख, ऐसे प्रपत्र को क्या कहा जाता है? साझेदारी संलेख कहा जाता है। यह साझेदारी संलेख लिखित और मौखिक दोनों ही रूपों में हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। अगला 24 नंबर, साझेदारी फर्म का विघटन व समापन। साझेदारी फर्म का विघटन व समापन और साझेदारी का समापन, क्या इन दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही चीज है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे? साझेदारी फर्म का विघटन का मतलब या समापन का मतलब होता है कारोबार पूर्ण रूप से बंद हो जाना, कोई भी साझेदार न रहना, अर्थात सभी साझेदार फर्म से अलग हो जाते हैं, व्यवसाय को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता है, तो उसे साझेदारी फर्म का विघटन या समापन कहा जाता है। साझेदारी का समापन का मतलब क्या होता है कि जब साझेदारी फर्म चलती रहती है लेकिन उसमें से कोई एक साझेदार निकल जाता है या साझेदारी चलती रहती है, कोई और भी तीसरा आ जाता है, तो वहाँ पे पुरानी साझेदारी को समाप्त कर दिया जाता है और एक नई साझेदारी का निर्माण होता है, तो उसे साझेदारी का समापन कहा जाता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि साझेदारी के समापन में व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, लेकिन साझेदारी फर्म के विघटन या समापन पर कारोबार पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। ठीक है। अगला 25 नंबर, क्वेश्चन तो काफी हो गए हैं लेकिन देख लीजिए एक दो और। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, साझेदारी व्यवसाय का समापन कितने प्रकार का होता है? ये अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। कौन कौन से इसके प्रकार हैं? एक होता है अनिवार्य समापन, दूसरा होता है ऐच्छिक समापन, अगला होता है सूचना द्वारा समापन, अगला होता है न्यायालय द्वारा समापन। तो ये समापन के प्रकार, मतलब साझेदारी व्यवसाय में साझेदारी फर्म का समापन कैसे होता है? अनिवार्य समापन, कुछ कंडीशनों में एकदम जरूरी है कि उसे समाप्त करना, जैसे साझेदारों की संख्या कम हो जाए या अधिक हो जाए, कोई साझेदार दिवालिया हो जाए। ऐच्छिक समापन मतलब जब साझेदारी व्यवसाय ऐच्छिक रहती है तो वहाँ पे एक साझेदार दूसरे साझेदार को सूचना देकर समाप्त कर देता है।
सूचना द्वारा समापन कि जब कोई साझेदार एक दूसरे की सहमति से उसे सूचित करके व्यवसाय को या कारोबार को बंद कर देता है, सूचना द्वारा समापन। न्यायालय द्वारा समापन एक होता है। न्यायालय मतलब जब न्यायालय उस पर रोक लगा देती है, कई कंडीशन से रोक लगाती है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए कई प्रकार से किया जाता है। तो इस तरह साझेदारी व्यवसाय के संबंध में रहने दे रहे हैं। अब आगे का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंपनी का रहेगा। तो ये जितने भी वीडियो चल रहे हैं ये मल्टीपल क्वेश्चन हैं, और मल्टीपल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं। ये पढ़ते रहिए और इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारे वीडियो में कोई कमी हो, शिकायत हो या किसी अन्य चीज़ की जानकारी लेनी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप दीजिएगा, ताकि हम उस पर और सुधार करें। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए